हेलो स्टूडेंट, हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं जिसमें पिछले वीडियो में हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम कूलॉम के नियम, सदिश निरूपण तथा इसके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं कूलॉम का नियम। अब किस तरह से लगता है, तो मान लीजिए दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। निर्वात में कुछ दूरी पर स्थित है, मान लीजिए R दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच में लगने वाला जो कूलॉम बल का जो मान होगा F, वो इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और साथ ही साथ इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दो चीज़ें मिलकर के ये कूलॉम का नियम बनाते हैं कि निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाले कूलॉम बल का जो मान होगा वो इन दोनों बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसा कि तुम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है, ठीक वैसे का वैसे ये कूलॉम का नियम है। वहाँ पे द्रव्य पिंडों के बीच में लग रहा था गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक ऐसे कैसे ये दो बिंदु आवेशों के बीच में लग रहा है। फर्क ये रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रकृति होती है वो हमेशा आकर्षण प्रकृति होती है, लेकिन कूलॉम का जो बल होता है वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। जैसा कि हमने आवेशों के बारे में पढ़ा है कि जो अगर समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा और विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण होगा। इसलिए यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण में से कोई भी लग सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों को बाय 1 और 2 ले करने पर तो इस तरह से हमें मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से एक समानुपाती नियतांक आता है K और ये कहलाता है कूलॉम नियतांक। इसकी जो वैल्यू होती है वो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/4πε0 द्वारा भी दर्शा सकते हैं इसको, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से रहेगा। इसको हम K द्वारा दर्शा रहे हैं, जहाँ K जो होगा इसको वो 1/4πε0, इस सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन नॉट। जीरो है इसलिए इस नॉट बोल रहे हैं, ये एप्सिलॉन है, ई की तरह दिख रहा है। और इसका जो मान है वो है 9 × 10⁹ और इसका मात्रक अगर देना चाहे तो इन सबको इधर भेज दो, के को केवल इधर रखो, R स्क्वायर और Q1 Q2 को इधर भेज देंगे तो F का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा न्यूटन इंटू R स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 नीचे है तो कूलॉम स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा K का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और इसका मान जो होता है वो कितना होता है 9 × 10⁹ ये नियतांक है जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। इसके अलावा इसको हम जो एप्सिलॉन नॉट है ये कहलाती है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये देखो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजा और के को नीचे भेजे तो ये मात्रक उल्टा हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका सदिश रूप हम देखने जाए तो सदिश रूप इस तरह से लिखा जाएगा, सदिश रूप। और सदिश रूप में इसको हम R कैप के रूप में लिखते हैं। F के ऊपर तीर का निशान लगाना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और ये R कैप। यहाँ जो इस सदिश है R कैप, इसको हम इस तरह से भी दे सकते हैं। जैसे देखो, अगर इस R कैप को हम ऐसे लिखें, सदिश R कैप को हम इकाई सदिश के रूप में लिखते हैं, ये 11th में तुम लोगों ने पढ़ा है। तो सदिश R बटे सदिश का R का परिमाण, ये मान इसमें R कैप की जगह रखें तो इसकी वैल्यू इस तरह से कुछ हो जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप की जगह ये सदिश R बटे सदिश R का परिमाण। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब हो जाएगा ये, और ये R सदिश R के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी इसका एक तरीका है सदिश निरूपण में, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में हम आगे बात करें तो इसमें जो कूलॉम नियतांक आ रहा है इसकी परिभाषा या मात्रक, पहले सबसे पहले मात्रक और विमा निकाल देते हैं। तो K का मात्रक एवं विमा
अब k का मात्रक और विमा क्या होगी ये हम निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं k का मात्रक निकालने के लिए कूलाम बल। तो हम जानते हैं कि कूलाम बल, और कूलाम बल हमने अभी लिखा है कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। k को रखो एक साइड में, बाकी सबको दूसरी तरफ ले के जाओ। तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, जैसा कि हमने अभी पीछे यूज किया था, इसका मान लिखा था 9 × 10⁻⁹ तब। अब यहाँ पे देखो k का मात्रक निकालना, तो सबसे पहले f का मात्रक क्या होता है न्यूटन, आर स्क्वायर के लिए हम देंगे मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 के लिए कुलाम इंटू कुलाम, तो कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका मात्रक हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। अब इसके बाद में इसकी विमा निकालनी है। ये तो सबसे पहले हमने मात्रक निकाला, अब विमा निकालनी है। तो विमा किस तरह से निकलेगी, विमा में हम सबकी विमा जानते हैं। न्यूटन बल की विमा क्या होती है m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर के लिए L2 हो जाएगी, 2 बार L है इसलिए दूरी है। कुलाम स्क्वायर के लिए आवेश की विमा हमने कल निकाली थी A1 T1, तो ये A1 T1 और ये घात 2 आ जाएगी, क्योंकि ये C स्क्वायर है इसलिए कुलाम स्क्वायर। तो इसको हम व्यवस्थित करके लिखे हैं, तो ये देखो, तो m1 L कितना हो जाएगा 2 और 1 1+2 T-2, m अकेला है तो m1 ही लिखा है, L1 और 2 ऊपर है तो जुड़ जाएगी घातें, आधार समान है इसलिए। यहाँ से T2 है, ऊपर जाएगा तो -2 और हो जाएगा, और A -2 बन के जाएगा। तो ये k की विमा क्या हो जाएगी m1 L3 T-4 A-2। इस तरह से ये कुलाम नियतांक k की विमा हो जाएगी, m1 L3 T-4 A-2, ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम k की परिभाषा देखते हैं। तो k की परिभाषा देखने के लिए क्या करें, तो k से शुरू करें। तो इसके लिए देखो कुलाम नियतांक की परिभाषा, k की परिभाषा। अब k की परिभाषा किस तरह से देंगे, तो इसके लिए हम कुलाम बल का ही फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो हम जानते हैं कि कुलाम बल क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिजिक्स में जितनी भी परिभाषा दी जाती है उसमें नॉर्मली हम जिसकी परिभाषा देनी है उसके अलावा जितनी भी टर्म्स उस तरफ है उन सबको इकाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि आवेश Q1 Q2 दोनों एक कुलाम है, दूरी इनके बीच की 1 मीटर है हो, तो क्या हो जाएगा Q1 और Q2 का मान 1 है और R का मान भी 1 है, तो F = क्या हो जाएगा K। तो यहाँ पे इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं, अर्थात निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित किन्हीं दो इकाई आवेशों के बीच लगने वाला कुलाम बल कुलाम नियतांक के बराबर होता है। क्या कहेंगे हम, अर्थात निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित किन्हीं दो इकाई आवेशों, एकांक दूरी पर स्थित किन्हीं दो इकाई आवेशों के बीच लगने वाला कुलाम बल का मान कुलाम नियतांक के बराबर होता है। ये इस k की परिभाषा बन जाएगी। इसके बाद में हम एक कुलाम की परिभाषा भी यहाँ दे सकते हैं, एक कुलाम की परिभाषा। अब एक कुलाम की परिभाषा कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए एक कुलाम की परिभाषा देने के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज में लेते हैं, कुलाम बल वाला। तो हम जानते हैं कि कुलाम बल F क्या होता है, = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना, हमें एक कुलाम की परिभाषा देनी है, तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसमें k का मान हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹ होता है, r दूरी को 1 मानना है और ये अपने आप ही 1 1 हो जाएगा। तो इसके लिए देखो, यदि r बराबर 1 मीटर, k बराबर 9 × 10⁹, ये इसका बल लग जाएगा, और दोनों आवेश जो है Q1 और Q2 समान परिमाण के हैं, तो इसका मान 9 × 10⁻⁹ होता ही है, और वो बनाने के लिए कम से कम इसका मान कितना होना चाहिए, 1 कुलाम। तो इस स्थिति में ये फॉर्मूला जो होगा वो हम कहेंगे, सॉरी k का मान नहीं, F का मान, अगर बल इतना लग रहा है तो ऑटोमेटिकली ये परिभाषा में बन जाएगा। तो इसमें देखो, अर्थात हम परिभाषा में क्या देंगे, अर्थात निर्वात में इकाई दूरी पर रखे दो समान परिमाण, अर्थात निर्वात में इकाई दूरी पर रखे दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य अगर 9 × 10⁹ का विद्युत बल कार्य करता है, तो प्रत्येक आवेश जो होगा, जो हमने
जो समान परिमाण के आवेश लिए, तो वो प्रत्येक आवेश जो होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। तो 1 कूलम की क्या परिभाषा देंगे, अर्थात निर्वात में इकाई दूरी पर रखे 2 समान परिमाण के आवेशों के मध्य यदि 9 × 10⁹ का विद्युत बल कार्य करे तो प्रत्येक आवेश 1 कूलम के बराबर होगा। यही 1 कूलम की परिभाषा बन जाएगी। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको हम कह सकते हैं आपेक्षिक परावैद्युतांक, कोई भी हम नाम दे सकते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हो, आपेक्षिक परावैद्युतांक। इसको एप्सिलॉन आर द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? एप्सिलॉन आर द्वारा। अब एप्सिलॉन आर का मान निकालने के लिए 2 स्थितियों में तुलनात्मक रूप से किसी निर्वात के सापेक्ष माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है वही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता आपेक्षिक विद्युतशीलता के रूप में जानी जाती है। जैसे हम शुरुआत निर्वात और माध्यम लेकर के करें तो निर्वात के लिए हम कूलम बल का जो मान है वो जानते हैं। हम जानते हैं कि निर्वात के लिए कूलम बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात की विद्युतशीलता है इसलिए एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आवेश वही Q1 Q2 है और दूरी R है, तो ये नंबर 1। अब यही दूसरी स्थिति में, ये तो निर्वात के लिए था, अब निर्वात के लिए अपने एप्सिलॉन नॉट यूज किया। अब यही चीज़ माध्यम के लिए होता, अगर जैसे पानी में अगर कोई आवेश पड़े या हवा में पड़े हुए, तो उस माध्यम की स्थिति में क्या होगा, तो माध्यम के लिए कूलम का जो बल होगा वो Fm के रूप में, m का मतलब मीडियम के लिए, Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर माध्यम ले रहे तो एप्सिलॉन कोई ना कोई इसकी विद्युतशीलता होगी। निर्वात के लिए विद्युतशीलता का मान 1 होता है, ये ध्यान रखना, Q1 Q2/r², ये अपने दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से हम बाय 1/2 करें तो बाय 1/2 करेंगे तो F/Fm, तो ये क्या रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। यहाँ पे Q1 Q2/r² से पूरा कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है वही आपके एप्सिलॉन आर के इक्वल में होता है, यानी एप्सिलॉन आर बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपन जानते हैं क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको क्या कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, फॉर्मूला ध्यान रखना। इसके अलावा ये मात्रक और विमा की बात करें तो इसका न तो कोई मात्रक होगा न ही विमा होगी। इसका कारण है क्योंकि दोनों ही एक अनुपातिक राशि है, विद्युतशीलता बटे विद्युतशीलता, तो दोनों कट जाएगी क्योंकि हमने विद्युतशीलता की मात्रक निकाला है और वो आपस में कट जाएगा, इसलिए ये मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़े तो कूलम के नियम का सदिश निरूपण देखें। कूलम के नियम का सदिश निरूपण, अब कूलम के नियम का सदिश निरूपण देखने जाए तो कूलम के नियम का सदिश निरूपण, अगर आप सदिश रूप पूछते हैं तो हमने केवल आर कैप लगा करके काम कर दिया था, लेकिन अगर इसको हम पूछा जाए कि कूलम के नियम का सदिश निरूपण करो, या फिर इसका एक प्रश्न इस तरह से भी बनता है, सिद्ध करो कि कूलम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है। सिद्ध करो कि कूलम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है। अब न्यूटन की गति का तीसरा नियम जानते ही हो तुम सब, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और वो क्या नियम कहता है, ये F12 = F21, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस, यानी अगर किन्हीं दो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये है F12 = -F21। अब ये नियम प्रूव करना है कि कूलम का नियम इस न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है।
तो इसको प्रूव करने के लिए इसका सदिश निरूपण करते हैं। तो इसके लिए देखो चित्र एक निकाय बनाते हैं जिसमें दो बिंदु आवेश लेते हैं। मान लीजिए ये द्विविमीय तल है XY, जिसमें दो बिंदु आवेश है। ये मूल बिंदु वो है जिसके सापेक्ष आवेश Q1 और आवेश Q2, ये दो आवेश पड़े हुए हैं। इसको बिंदु O से मिलाएं, जिसका Q1 का स्थिति सदिश है R1 और Q2 का स्थिति सदिश है R2। अब यहाँ पर दोनों आवेश पास पास में पड़े तो हम जानते हैं इनके बीच में क्या लगेगा, कूलाम बल। आवेश Q1 Q2 पर लगाएगा बल और साथ ही साथ Q2 Q1 पर भी लगाएगा। तो आवेश Q2 द्वारा Q1 पर जो बल लगाया जाएगा वो इस दिशा में होगा और वो होगा F12 ऊपर की तरफ, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। ठीक है, ऐसे कैसे आवेश Q1 द्वारा Q2 पर जो बल लगाया जाएगा वो नीचे की तरफ और वो होगा F21। ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके अलावा दूरी किस तरह से मापी जाएगी, तो इसके लिए दूरी एक हो जाएगी R12 सदिश R12 और इसके द्वारा जो दूरी ली जाएगी वो R21 के रूप में ली जाएगी। ये हम एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाले बल के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो मान लीजिए कोई निकाय है जिसमें दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, जिनके मूल बिंदु के O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो R1 और R2 है। तो इस स्थिति में अब इन बलों की अगर बात करें तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने के लिए हम मान लीजिए आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल या कूलाम बल। अब वो कूलाम बल क्या होगा, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया कूलाम बल क्या होगा, हम जानते हैं कि F12 जो हमने दिया है Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और ये R12 स्क्वायर और ये R12 कैप, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। यहाँ पे जो R12 है वो इसको इस तरह से लिया जाएगा, R12 को ऐसे लिखा जाता है R2 माइनस R1 सदिश R2 माइनस सदिश R1। तो ये वाला मान इसमें रखा है तो F12 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर और ये R12 कैप हो जाएगा। अब इसी तरह से ये पहली स्थिति हो गई। अब दूसरा आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाया क्या बल, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। अब आवेश Q2 द्वारा Q1 पर कितना बल लगाया जाएगा, तो वो ये Q1 द्वारा Q2 पर बल F21 हो जाएगा F21, और वो लिखा जाएगा F21 के Q1 Q2 अपॉन R21 हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और ये R21 कैप, ये सदिश रूप हो जाएगा इसका। अब R21 को हम जैसे ये R12 को हमने लिखा था R2 माइनस R1, बाद का माइनस पहले का, ऐसे होगा। ऐसे R21 को क्या लिखा जाएगा, R21 R1 माइनस R2 करके लिखा जाएगा। जैसे इसका मान रखें तो F21 इज इक्वल टू, ये सदिश रूप लिख रहे, कैप वाला नहीं, कई सदिश नहीं लिख रहे। तो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और ये लिखा जाएगा R21 कैप, ये नंबर 4। अब ये नंबर 2 और नंबर 4 को लेकर के देखें बाय 2 and 4, तो यहाँ पर इनकी देखो R12 की दिशा जो है 1 से 2 की दिशा में होगा, और 2 से 1 की दिशा में होगा, और R21 जो होगा वो 1 से 2 की दिशा में होगा, और R12 होगा वो 2 से 1 की दिशा में होगा। तो इस स्थिति में बाय 2 and 4 लेंगे तो ये वाले परिमाण तो दोनों में सेम होगा, R2 माइनस R1 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस का स्क्वायर हो चाहे माइनस का स्क्वायर हो, अगर सेम परिमाण है तो उसका मान समान आएगा। लेकिन ये इकाई सदिश जो है वो विपरीत दिशा में R12 और R21, तो इस कारण से बाय 2 and 4 करेंगे तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 हो जाएगा। और ये जो नियम है, ये कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी किसी निकाय में उपस्थित दो बिंदु आवेश है, वो एक दूसरे पर लगाए गए जो बल होंगे वो परिमाण में समान होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। इसलिए वो बल लगेंगे जरूर, लेकिन ये बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है,
इसके बाद में हम आगे देखें तो कूलाम के नियम का अनुप्रयोग या उपयोग या महत्व। कूलाम के नियम का महत्व। अब कूलाम का नियम कहाँ आवश्यक है और कहाँ इसका उपयोग है? तो जितने भी पदार्थ या अणु या परमाणु अपना रूप लिए हुए हैं या जिस रूप में अस्तित्व में है, वो सब कूलाम के नियम के कारण ही है। सबसे पहले हम परमाणु की बात करें तो परमाणु का अस्तित्व किस रूप में है? हम जानते हैं कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बोर की जो पहली परिकल्पना है वो तुम लोगों ने पढ़ रखी है। वो क्या कहता है कि जब भी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला कूलाम आकर्षण बल का मान उस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के बराबर होती है। तभी तो उसका इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन खिसक करके बाहर चला जाता है उस परमाणु से। लेकिन उसको बांधे हुए कौन रख रहा है? कूलाम बल, जो नाभिक से अट्रैक्ट हुए रख रहा है। तो ये पहला परमाणु का अस्तित्व इसी कारण से। इसके बाद में हम आगे बात करें अणु की, तो किसी अणु में जो परमाणुओं के मध्य जो बंधन बल लगता है जिसके कारण वो अणु अस्तित्व में है, परमाणुओं से मिल करके बना अणु, तो परमाणु जो आपस में बंधे हुए हैं वो बंधन बल ये कूलाम का बल ही रख रहा है। इसके बाद में हम बात करें पदार्थ की। परमाणु और अणुओं से मिलकर के पदार्थ बनता है, चाहे वो ठोस, द्रव या गैस रूप में हो। अब इन द्रवों या पदार्थ के लिए अगर बात करें तो उसमें भी क्या है? परमाणु और अणु आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में किसी न किसी बंधन बल द्वारा जुड़े हुए हैं, और वो बंधन बल कौन सा बल है? कूलाम बल। तो कहने मतलब प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व जो है, चाहे वो परमाणु के रूप में हो, चाहे अणु के रूप में या किसी द्रव्य के रूप में हो, कूलाम बल ही लग रहा है। इसके बाद में हम आगे